तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि समान अणुओं के लिए जो के निकल के आया वो निकल के आया Z11Q, और विषमान भिन्न भिन्न अणुओं के लिए निकल के आया Z12Q। अब मुझे पहले Z की वैल्यू निकालनी है और Q की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए Q की वैल्यू भी अपन ने बताई थी कि Q होता है सक्रिय अणुओं का अंश, संख्या नहीं अंश, क्योंकि हमने N से डिवाइड कर दिया, और इसकी वैल्यू RNA के इस पार्ट के इक्वल ही आती है, E अपॉन RT। जो बताया ना अपन ने, जो अपन ने ये K की वैल्यू पढ़ी थी RNA थ्योरी, A इंटू E अपॉन RT, ये आपकी RNA सिद्धांत है RNA के अनुसार। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये एक तरीके से किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल होता है। ओके, और यहाँ पे उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं जो Z की वैल्यू है, सबसे पहले Z11 के बारे में, फिर इनकी वैल्यू को पिट कर देंगे 1/√2। ये डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि ये अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकालते हैं, गैसों का अनुगतिक सिद्धांत। आपको मैं एक चैप्टर बताऊंगा इसके अंदर, उसमें से आएगा ये, इसलिए अभी के लिए इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन। 1/√2 2 पाई n स्क्वायर n स्टार स्क्वायर √8 RT बाई पाई है। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ Z11 इज इक्वल टू, आप इस 2 को, ये जो 2 है इसको आप अंदर ले जाएंगे तो ये 2 रूट में चला जाएगा, तो 8 से बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ जो है इसको अपन ने बाहर निकाल लिया, तो अपन ये कह सकते हैं कि 2 बिल्कुल, और ये जो पाई है इसको अंदर लेके जाएंगे इस तरीके से, तो पाई से पाई कैंसिल, ये पाई अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर बनेगा ना अंदर, फिर पाई से पाई कैंसिल होके क्या बचेगा, पाई। तो अपन ये कह सकते हैं 2 पाई, पाई अंदर बचेगा ना, तो पाई तो यहाँ से निकल गया, तो ये बचेगा 2 सिग्मा स्क्वायर पाई RT अपॉन M, ये आपका Z के बराबर आ जाएगा। कैसे समझ में आया? इस 2 को अपन ने अंदर लिया यहाँ पे इस तरीके से, तो ये 2 पाई M हो गया, फिर 8/2 करेंगे 4 होगा, 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, इसलिए 2 आ गया। ये पाई इस रूट के अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर बनेगा इस तरीके से, फिर पाई स्क्वायर पाई से कैंसिल होगा तो पाई बचेगा, तो रूट पाई बच गया ना, तो इसलिए पाई RT अपॉन M हो गया। अब अपन बात करें Z12 के लिए, तो देखो Z12 में क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके लिए KTG के अनुसार फॉर्मूला आता है N1 N2 सिग्मा 12 स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे सिग्मा अकेला लिख सकते हैं क्योंकि सबके लिए सेम हो, सारे एक टाइप के मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 टाइप के, 8 पाई RT अपॉन म्यू। म्यू होता है समानित द्रव्यमान, जब तो भिन्न भिन्न प्रकार के अभिकार कणु होते हैं तो फिर म्यू लिया जाता है। ओके, तो इसको अपन बात कर सकते हैं Z12 बराबर N1 N2, इसको ओपन करेंगे तो अपन लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 स्क्वायर 8 पाई RT अपॉन म्यू। ओके, तो इस तरीके से अपन फाइनल इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। जो की है वो आपका आ जाएगा Z11 Q के अनुसार क्या आ जाएगा, Z1 की वैल्यू रख दीजिए, प्रीवियस स्लाइड में Q की वैल्यू रख दीजिए, तो Q की वैल्यू आपकी है 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर पाई RT अपॉन M
इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और विषमान अणु के लिए N1 N2 ई अपॉन आर टी। ये आपकी कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग की चीज़ें हो गई। इसके बाद में अब देखो एक इसको कुछ चेंजेस किए गए, क्योंकि इसके अनुसार जो रेट कांस्टेंट निकाला गया था उस रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल रेट कांस्टेंट आता उसकी वैल्यूज मैच नहीं हो पा रही थी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि भाई मतलब कि इस थ्योरी को फेल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया वेग एक्चुअली निकलता है प्रैक्टिकली एग्जामिन, जो अभिक्रिया का वेग निकलता है और इस थ्योरी से निकाला हुआ जो अभिक्रिया वेग था, दोनों में डिफरेंसेस थे। तो इसलिए इसको सुधारने के लिए इस थ्योरी ने एक दूसरी थ्योरी दी, जिसको अपन कहते हैं मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी इसने कहा कि इस प्रीवियस जो कोलिजन थ्योरी थी, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता था K बराबर ZQ, इसकी जो वैल्यूज थी एक्चुअल थ्योरी के से मैच नहीं हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए संशोधित जो टक्कर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने ये कहा कि संकटवाद में केवल टक्करों की संख्या को ही आधार मानकर अभिक्रिया वेग की गणना की है। यदि यह माना जाए कि गैसीय अवस्था में एक सी सांद्रता पर सभी अभिकारक के अणुओं की एक सी टक्कर होती है, तो समान सांद्रता पर गैसीय अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग भी एक सा होना चाहिए। परंतु 300 केल्विन ताप पर समान सांद्रता पर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के वियोजन का वेग जो है वो 4.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर है, जबकि नाइट्रोजन पेरोक्साइड के लिए वही वेग 9.4 इंटू 10⁻+5 मोल प्रति लीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो कोलिजन थ्योरी के जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ और जो थ्योरेटिकल वैल्यू, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभावी संकट के लिए ज़रूरी है कि उनकी निश्चित दिशा में अभिविन्यास हो। मतलब उन्होंने क्या किया, एक फैक्टर और जोड़ दिया जिसको अपन कहते हैं प्रायिकता कारक। क्या कहते हैं इसको? प्रायिकता कारक, जिसको पी से बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मतलब संशोधित संकटवाद के अकॉर्डिंग P/Z/Q, ये थ्योरी होगी। तीन बातें हो गई। Q सक्रिय अणुओं का अंश, Z कुल टक्करों की संख्या और P प्रायिकता कारक। तो ये प्रायिकता कारक जो है वो त्रिविम कारक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? त्रिविम कारक भी कहते हैं। ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कई बार। त्रिविम कारक भी मतलब क्या है कि टक्करें हो रही हैं तो सारी टक्करें प्रभावी टक्कर क्यों नहीं हो सकते। मैंने आपको कहा ना, कुछ टक्करें थोड़ी सी ऊर्जा देंगी, कुछ टक्करें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देंगी, तो वो टक्कर ही प्रभावी टक्कर मानी जाएगी जो उसको सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा दे दे। क्योंकि सक्रियण ऊर्जा जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो उत्पाद जो अभिकारक है उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसने ये कहा कि कोई भी टक्कर किसी भी दिशा में हो, इससे मतलब कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एक SN2 अभिक्रिया का एग्जाम्पल देता हूँ। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, आप देखेंगे कि SN2 अभिक्रिया में जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है मिथाइल हैलाइड, और इसके बीच में जो है ये पीछे की तरफ एंटी बॉन्डिंग एक ऑर्बिटल है जिसमें इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना। अब अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करे सामने से और एक इधर से अटैक, तो ये सही अभिविन्यास है। कौन सा अभिविन्यास है? पश्य आक्रमण ही तो होता है न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक से का पश्य आक्रमण होता है। ये सामने वाला गलत अभिविन्यास है। कौन सा अभिविन्यास है? ये गलत अभिविन्यास है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर से टक्कर होगी तो वो राइट टक्कर, प्रभावी टक्कर होगी। ये कौन सी टक्कर कहलाएगी? उसकी प्रभावी टक्कर। और ये अप्रभावी टक्कर। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि टक्करों को थोड़ी ना पता है कि किस दिशा से अटैक करना है, किस दिशा से टक्कर होना। तो इधर से कितनी भी जोर से टक्कर हो, इस तरफ से कितनी भी जोर से टक्कर होगी, वह प्रभावी टक्कर होगी। मतलब वह टक्कर उस अभिकारक कणों को उतनी ऊर्जा नहीं दे सकती जिससे कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको प्रायिकता कारक इसलिए भी कहा गया। प्रायिकता कारक कहने का कारण ये भी था कि भाई जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि एक बॉक्स, एक जो बैग है, सपोज कीजिए ये वाला, ये बैग है। अब इसके अंदर कुछ गेंदें ब्लू कलर की हैं, कुछ ये भी ब्लू कलर की हो गई, कुछ मान लीजिए रेड है, और कुछ मान लीजिए मैं कह दूँ ग्रीन है। अब आंख बंद कर करके कोई आदमी इसमें हाथ डाले और निकाले तो उसको थोड़ी ना पता है कौन से कलर की गेंद निकलनी है, वाइट ब्लू निकलनी है कि ग्रीन निकलनी है कि रेड निकलनी है, कुछ भी निकल सकता है। तो कहने का मतलब जब अणुओं के बीच में टक्कर होगी तो वो टक्कर सीधी दिशा में होगी कि उल्टी दिशा में होगी, ये पता थोड़ी ना है। तो जो टक्करें सही दिशा में होंगी वो टक्करें उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगी, जो नहीं होंगी वो नहीं हो पाएंगी। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि अब मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी में KZQ की जगह पे कौन सा समीकरण काम में लेना है, PZQ। P जो है वो प्रायिकता कारक या त्रिविम कारक से संबंधित है। त्रिविम कारक का मतलब जिधर से अटैक होना चाहिए उधर से ही हो, गलत दिशा से होगा तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। ये आपकी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है। हम आगे वाले वीडियो के अंदर संक्रमण अवस्था सिद्धांत को और देखेंगे और उसके बाद में हम तीनों का कंपैरिजन करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।